नेक्स्ट है oral administration of small doses of either progestagens or progestogen estrogen combinations is another contraceptive methods used by the females. Contraceptive methods में हमने फर्स्ट contraceptive method पढ़ा था नेचुरल या ट्रेडिशनल, जिसके अंदर फर्स्ट था बोलो पीरियोडिक एक्सचेंज, दूसरा था विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस और तीसरा था लैक्टेशनल एमनोरिया। उसके बाद नेक्स्ट थे बैरियर, है ना, बैरियर में थे कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप और कॉर्ड्स। उसके बाद पढ़ेंगे आईयूडीज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आईयूडीज जो थी वो तीन टाइप की थी। फर्स्ट जो थी वो थी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, एग्जांपल था लिपेस, लूप। उसके बाद सेकंड था कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, तीन एग्जांपल थे, एक तो था कॉपर डी, दूसरा था कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। उसके बाद लास्ट था हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के अंदर एग्जांपल थे दो, एक तो था प्रोजेस्टेरोन और दूसरा था LNG-20, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, है ना। उसके बाद एक हमने फंक्शन भी देखे थे इनके कि आईयूडीज जो इनका काम क्या है, ये स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के दो काम, एक तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और दूसरा उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। फिर था हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, नहीं हाँ हार्मोन रिलीजिंग का ही था ना काम। हाँ, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का काम क्या था कि यूट्रस को बना देंगे अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड विल मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है बाय फीमेल्स वो है आईयूडीज। अब नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आता है कि हार्मोन्स लिए जाएंगे, हार्मोन्स की ओरल डोजेस ली जाएंगी, या तो सिर्फ लेंगे प्रोजेस्ट्रोजन या लेंगे प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, और इनको यूज किया जाएगा टैबलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैबलेट्स। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम खाएंगे इनको टैबलेट्स को, ठीक है। तो इन टैबलेट्स में या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन लेंगे या लेंगे प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills. ये जो next contraceptive method है इसको हम क्या बोलेंगे, pills. Next contraceptive method क्या है, pills, जिसमें या तो लेंगे सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन या लेंगे combination of progestogen and estrogen. Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. आपके menstrual cycle के जो पहले 5 दिन हैं उनमें आप शुरू कर लो और उसके बाद लगातार लेनी है पिल्स 21 दिन तक। कितने दिन तक लेनी है, 21 दिन तक, 21 डेज तक। और शुरू कब करनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में, ठीक है। आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, जब मेंस्ट्रुएशन होगा, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी तो उसमें 7 दिन का गैप लेना है और 7 दिन के गैप के बाद फिर से शुरू कर देंगे जब तक चाहिए, जब तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, जब तक कॉन्सेप्शन नहीं करना, ठीक है। जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तब तक वो यही रिपीट करती रहेगी, ठीक है। तो कैसे लेनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन में शुरू करनी है, ठीक है, और फिर लगातार लेनी कितने दिन तक, 21 डेज तक लेनी है। और जब मेंस्ट्रुएशन होगा मतलब जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी उस टाइम पे बंद कर देनी, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए बंद कर दो और उसके बाद फिर से शुरू कर दो, ठीक है। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent या retard entry of sperms. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पिल्स है इनका काम क्या होता है। पहली बात, पिल्स जो है वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, मतलब ये ओवरी को बोलेंगे कि एग रिलीज मत कर, ठीक है। तो पहला काम तो क्या है इनका, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना। अगर ओव्यूलेशन हो भी गया तो ये इनहिबिट करेंगे इम्प्लांटेशन को। किसको इनहिबिट करेंगे, इम्प्लांटेशन। एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, जो फीमेल का सर्विक्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस, है ना। क्यों प्रेजेंट होता है म्यूकस, ताकि जो स्पर्म की मूवमेंट है वो इजीली हो सके। तो पिल्स क्या करती हैं, उस सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं। अब सर्विकल म्यूकस की अगर क्वालिटी चेंज हो गई तो क्या स्पर्म मूव कर पाएगा, स्पर्म आगे यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इन पिल्स के 3 काम हो गए। पहला काम क्या है, ओव्यूलेशन को रोकना, दूसरा काम इम्प्लांटेशन को रोकना, तीसरा काम है चेंज करना क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, ताकि स्पर्म जो है उसकी मूवमेंट इनहिबिट हो जाए।
पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स। इनकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत ज्यादा, और साइड इफेक्ट बहुत कम। नेचुरल मेथड्स जो थे उनके साइड इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं थे, साइड इफेक्ट नहीं थे नेचुरल मेथड्स के, लेकिन एफिशिएंसी बहुत कम की है ना, क्योंकि कोई भी डिवाइस या फिर यूज नहीं कर रहे थे मेडिसिन उसमें। उसके बाद पिल्स के अंदर क्या है कि इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत कम है। आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किसने डेवलप की है, CDRI ने। कहाँ पे है CDRI, लखनऊ में। तो सहेली जो है वो एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, जिसके अंदर नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। मतलब कौन सा हार्मोन है इसमें, नॉन स्टेरॉइडल। कौन सा हार्मोन है, नॉन स्टेरॉइडल। इट इज अ वंस अ वीक पिल, वेरी इंपॉर्टेंट। सहेली को हम बोलते हैं वंस अ वीक पिल, मतलब एक वीक में कितनी बार लेनी है, एक बार। ठीक है, सहेली को क्या बोलते हैं, वंस अ वीक पिल। ठीक है, विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, साइड इफेक्ट बहुत कम है, और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था हमारा पिल्स। पिल्स के अंदर या तो लेंगे सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन, या लेंगे प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। इनको ऑरली लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, जिनको हम बोलते हैं पिल्स। ठीक है, इनको लेना कैसे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में शुरू करो, और कब तक लेनी है, 21 डेज तक। कब तक लेनी है, 21 डेज तक लेनी है। और जब मेंस्ट्रुएशन होगा, मतलब जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, उस टाइम पे इनको बंद कर देना, वापस से फिर शुरू करो जब तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए। ठीक है, जब तक कंसेप्शन नहीं करना। उसके बाद इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव जो एफिशिएंसी है वो बहुत हाई है, और साइड इफेक्ट बहुत कम है। एक जो नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप की गई है वो है सहेली। कहाँ पे डेवलप की गई है, एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि सहेली को बोलते हैं वंस अ वीक पिल। और कैसी प्रिपरेशन है इसकी, नॉन स्टेरॉइडल। कैसी है सहेली, नॉन स्टेरॉइडल। ठीक है, progestogen alone or in combination with estrogen can also be used by female as injections or implants under the skin। देखो ये जो प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन है ना, इनके दो काम हैं। या तो इनको ले लो टैबलेट्स की फॉर्म में, या इनको ले लो इंजेक्शन या इम्प्लांट की फॉर्म में। या तो इंजेक्शन की फॉर्म में, या अपनी स्किन के नीचे इनको इम्प्लांट करवा लो, लगवा लो। ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन को 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। या तो लो टैबलेट्स की फॉर्म में, या लो इंजेक्शन की फॉर्म में, या लो इम्प्लांट्स की फॉर्म में। ठीक है, कितने तरीके से ले सकते हैं, 3 तरीके से। पहला टैबलेट्स या पिल्स, दूसरा इंजेक्शन, और तीसरा इम्प्लांट्स की फॉर्म में। और इम्प्लांट्स कहाँ पे किए जाएंगे, अंडर द स्किन। Their mode of action is similar to that of pills and their effective period are much longer। कि काम करने का तरीका तो पिल्स, इम्प्लांट्स और इंजेक्शन का सेम है, काम करने का तरीका तो सेम है, पर ज्यादा टाइम तक कौन चलेगा, पिल्स या इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स। ठीक है, इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस। तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक कौन चलेगा, इम्प्लांट्स या इंजेक्शन। Administration of progestogen or progestogen estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। अब अगर किसी के साथ रेप हुआ है, या किसी ने कैजुअल इंटरकोर्स किया है, मतलब उन्होंने ना कॉन्डम यूज किया, ना डायफ्राम यूज किया, कुछ भी यूज नहीं किया, ना उन्होंने नेचुरल मेथड यूज किया, ना उस फीमेल ने आईयूडीज लगवा रखे थे, तो उस केस में क्या है, प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हैं। अब प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हैं, तो वो फीमेल क्या कर सकती है कि जब उन्होंने कॉइटस किया है उसके 72 आवर्स के अंदर अगर वो ले लेती है प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, या फिर यूज करवा लेती है आईयूडी, या फिर यूज करवा लेती है आईयूडी, तो उसके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन कब लेना, विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। 72 आवर्स मतलब 72 आवर्स मतलब 3 दिन। जब कॉइटस किया है उसके 3 दिन के अंदर क्या क्या यूज कर सकती है, पहला सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, और तीसरा आईयूडीज विद इन 72 आवर्स। और इसीलिए इनको हम बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इनको क्या बोलेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में 3 चीज है, पहला सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, और तीसरा आईयूडीज। तीसरा क्या है, आईयूडीज।
सर्जिकल मेथड्स आते हैं। सर्जिकल मेथड्स को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन। देखो एक वर्ड होता है स्टेराइल और एक होता है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जो बच्चे पैदा कर सकता है और स्टेराइल मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो सर्जिकल मेथड्स को एक और नाम से जानते हैं स्टेरिलाइजेशन। आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल या फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। अगर कोई कपल ऐसे चाहता है कि नहीं हमें तो आगे प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, तो सबसे लास्ट मेथड क्या है? सर्जरी। सबसे लास्ट मेथड है सर्जरी। ये सर्जरी फीमेल भी करा सकती है और मेल भी करा सकता है। और जो ये सर्जिकल मेथड्स हैं इनको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन। तो बिल्कुल क्वेश्चन ये आएगा कि टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? सबसे लास्ट मेथड क्या है कॉन्ट्रासेप्शन का? क्या है? सर्जरी या स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, मेल भी करा सकती है और फीमेल भी। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। इनका मैकेनिज्म क्या है? ये रोकते हैं गैमेट ट्रांसपोर्ट को। किसको रोकेंगे? गैमेट ट्रांसपोर्ट को रोकेंगे। और गैमेट ट्रांसपोर्ट रोक दिया तो कंसेप्शन भी रुक जाएगा। कंसेप्शन रुक गया मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, तो टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? सर्जरी या स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, और इसमें मैकेनिज्म क्या है इसका? इट विल ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। Sterilization procedure in the male is called vasectomy and female is called ट्यूबेक्टोमी। मेल के अंदर कट की जाती है वास्ट डिफरेंस, इसीलिए मेल में बोलेंगे इसको वेसेक्टोमी। और फीमेल के अंदर कट की जाती है फेलोपियन ट्यूब, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी, स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। अब वेसेक्टोमी में क्या होता है? वेसेक्टोमी के अंदर a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum। देखो पहले क्या किया जाएगा कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। इंसिजन मतलब कट। वो कट लगा के जो वास डिफरेंस है उसको कट किया जाएगा और कट करके उसको टाई कर दिया जाएगा। कट करके टाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कट पहले कहाँ पे लगाया? स्क्रोटम पे। पहले कट लगा स्क्रोटम पे, स्क्रोटम पे कट लगा के फिर क्या किया? वास डिफरेंस को कट करके उसको टाई कर दिया। ठीक है, whereas in ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाएगा? स्मॉल पार्ट ऑफ द fallopian tube is removed, ठीक है, और tied up through a small incision in the abdomen or through vagina। अब फीमेल के अंदर दो तरीके हैं, या तो कट लगाओ वजाइना के थ्रू या लगाओ एब्डोमेन के थ्रू। या तो कट लगाएंगे वजाइना के थ्रू या लगाएंगे एब्डोमेन के थ्रू। और जो fallopian tube है उसका छोटा सा हिस्सा काट के टाई अप कर दिया जाता है। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। इनकी एफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब बिल्कुल लगभग 0 चांस हो जाता है कि फीमेल कंसेप्शन कर सकती है, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। रिवर्सिबिलिटी पुअर होने का मतलब है कि क्या पता किसी का बाद में मन कर जाए कि नहीं हमें तो बच्चा चाहिए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। आजकल पॉसिबल है कुछ मेथड से, लेकिन फिर भी बहुत हाई कॉस्ट आती है उसकी, सब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार अगर सर्जरी करा ली, एक बार अगर वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करा ली, तो उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी, लेकिन एफिशिएंसी बहुत हाई है। अब मैकेनिज्म क्या है इसका? इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन क्या रोकता है? गैमेट ट्रांसपोर्ट। क्या रोकता है स्टेरिलाइजेशन? गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होगा। फिर मेल के अंदर इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी और फीमेल के अंदर बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। मेल के अंदर कट लगाया जाएगा एट स्क्रोटम। कहाँ पे लगाया जाएगा? स्क्रोटम। उसके बाद क्या किया जाएगा कि जो वास डिफरेंस है, या तो उसका छोटा सा हिस्सा काट के अलग कर दो, या फिर उसको कर दो टाई अप, या फिर कर देंगे टाई अप। और फीमेल के अंदर इसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। इसमें कट कहाँ पे लगाया जाएगा? या तो वजाइना में या एब्डोमेन, या तो वजाइना में या एब्डोमेन में, और कट की जाएगी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और टाई अप। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals। हमें कौन सा contraceptive method यूज करना चाहिए, हम किस स्टेज पे हैं लाइफ की, उसके लिए हमें कंसल्ट करना चाहिए एक डॉक्टर। ठीक है, one must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम चाहते हैं हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही रहे, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक बहुत ज्यादा अच्छा मेथड नहीं।
एक्चुअल में हम क्या रहे हैं, मतलब नेचर की एक प्रोसेस है ना। नेचर की प्रोसेस क्या है कि बॉडी में स्पर्म आया, एग रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, ये सब क्या नेचर की प्रोसेस है। और हम बाहर से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके उस नेचर की प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फीमेल की बॉडी अफेक्ट होगी उससे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है, रेगुलरली इनको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बोला कि सहेली का नाम हमने लिया है ना, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, या सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन हो गया, तो इनको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। In fact, they are practiced against the natural reproductive event that is conception या pregnancy. Regularly क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट है। जो कंसेप्शन है या प्रेगनेंसी है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये सब यूज करके हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. अब कोई भी अगर इनको ले रहा है तो उसके अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, या तो उसको अपने दो चाइल्ड के बीच में स्पेस चाहिए, या फिर कोई उसका और पर्सनल रीजन हो सकता है। नो डाउट द वाइडस्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि इनका हमारी पॉपुलेशन को रोकने में तो बहुत बड़ा हाथ है ना, पॉपुलेशन को रोकने में तो इनका सिग्निफिकेंट रोल है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया, इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए हैं उसके इल इफेक्ट क्या क्या, मतलब साइड इफेक्ट क्या क्या, फीमेल की बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखेंगे। फर्स्ट है नोजिया। फर्स्ट क्या है, नोजिया। नोजिया होता है सेंसेशन बिफोर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आने से पहले हमारा यूं नहीं होता है, हम कहते हैं जी मिचला रहा है हमारा, है ना, तो सेंसेशन बिफोर वॉमिटिंग को क्या बोलते हैं, नोजिया। नोजिया क्या होगा, सेंसेशन बिफोर वॉमिटिंग। दूसरा एब्डोमिनल पेन, है ना, पेट में दर्द होगा। दूसरा क्या है, एब्डोमिनल पेन। तीसरा है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होगी बहुत ज्यादा थ्रू वजाइना। ठीक है, तीसरा क्या है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। पहला क्या था, इल इफेक्ट नोजिया, दूसरा इल इफेक्ट एब्डोमिनल पेन, तीसरा है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। नेक्स्ट है इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कि उस फीमेल के अंदर या तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी या फिर होगी ही नहीं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत इररेगुलर हो जाएगी, और ब्रेस्ट कैंसर तक भी हो सकती है बाय रेगुलर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। ठीक है, अब क्या क्या साइड इफेक्ट है इसके, पहला नोजिया, दूसरा एब्डोमिनल पेन, तीसरा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, फोर्थ होगा इररेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और ब्रेस्ट कैंसर तक भी हो सकती है। ठीक है, पॉज कर दो, लिख लेते हैं नीचे इतना ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं ना, कहाँ पे लगाए जाते हैं, अंडर स्किन। ये लिखना भूल गए हम, लिखो इम्प्लांटेशन जो किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, अंडर स्किन किया जाता है। और ये जो इम्प्लांट है इनका नंबर कितना है, 6। 10-12 स्टार मार के लिख लो, इम्प्लांट्स का नंबर कितना है, 6। ठीक है, कहाँ पे लगाए जाएंगे इम्प्लांट्स, अंडर स्किन। नंबर कितना होगा, 6। कितना नंबर, 6। अब नेक्स्ट टॉपिक है एमटीपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बोलो क्या है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म करना, एंड पे लेके जाना। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को खत्म करना है, लेकिन अगर वो लीगली किया जा रहा है तो फिर उसी को बोलेंगे एमटीपी। तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई
जानबूझकर या अपनी मर्जी से अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, पर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो क्या कराएंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराएंगे अपने खुद के इंटेंशन से, अपनी इच्छा से, ठीक है, वॉलंटरी। अब बिफोर फुल टर्म, मतलब अभी पूरा बेबी बना नहीं है, उससे पहले ही वो उसको टर्मिनेट कराना चाहते प्रेगनेंसी को, तो उसको बोलते हैं एमटीपी। क्या बोलते हैं, एमटीपी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको एक और नाम से जाना जाता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड मतलब हम अपनी मर्जी से करा रहे हैं, जानबूझकर करा रहे हैं। कुछ बेबी तो अपने आप ही अबॉर्ट हो जाते हैं, अगर मदर का यूट्रस अच्छा नहीं है, वो उसको नहीं रख पा रहा है, तो उस वजह से अपने आप ही अबॉर्शन हो जाते हैं बहुत सारे, वो तो होंगे नेचुरल अबॉर्शंस। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से अबॉर्ट करा रहे बेबी को, तो उसको बोलते हैं एमटीपी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन। नियरली 45 to 50 मिलियन, हजारों लाखों बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, लगभग 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक साल में कितनी एमटीपीज कराई जाती हैं, 45 to 50 मिलियन। कितनी, 45 to 50 मिलियन एमटीपीज कराई जाती है पूरे वर्ल्ड में, जो कि है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। एक साल में जितनी फीमेल्स ने कंसीव किया है, मतलब जितनी फीमेल्स प्रेग्नेंट हुई हैं, उसका 1/5 तो करा देती हैं टर्मिनेट। 1/5 क्या करा देती हैं, टर्मिनेट करा देती है, मतलब एमटीपी करा देती है, अबॉर्शन करा देती है, ठीक है। तो जितनी भी फीमेल पूरे साल में प्रेग्नेंट होती है पूरे वर्ल्ड में, उसका कितना पार्ट, 1/5 पार्ट एमटीपी करा देते हैं। और नंबर कितना है ये पूरे वर्ल्ड में, 45 to 50 मिलियन। अब वो 40 to 45 देगा, 30 to 35 देगा, और वहां तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आएगा कि यहाँ पे 45 to 50, मैं तो भूल जाती हूँ, ठीक है। तो एमटीपीज का नंबर पूरे वर्ल्ड में कितना है, 45 to 50 मिलियन है। 10 बार बता रही हूँ अब भी, और कुछ लोग फिर भी गलत लिख के लाएंगे। क्या है, 45 to 50 मिलियन, ठीक है, जो कि है 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। Whether to accept या legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने MTP को लीगलाइज नहीं किया होगा, मतलब उनके अकॉर्डिंग MTP कराना गलत है। क्यों है उनके अकॉर्डिंग MTP कराना गलत? पहला तो इमोशनल इशू है, दूसरा एथिकल इशू है कि हम किसी की जान ले रहे हैं, किसी छोटे बच्चे की जान ले रहे हैं, तीसरा रिलीजियस इशू है कि वो लोग ऐसे मानते हैं कि भगवान ने हमें बच्चा दिया और हम उसको मार के कोई पाप कर रहे हैं, तो तीसरा रिलीजियस इशू, और फोर्थ है सोशल इशू कि सोशली ये चीज सही नहीं है। तो कुछ कंट्रीज ने एमटीपी को लीगलाइज नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया हुआ? बिकॉज ऑफ 4 इश्यूज। पहला इमोशनल, दूसरा एथिकल, तीसरा रिलीजियस और फोर्थ है सोशल, ठीक है। पहला इमोशनल, दूसरा एथिकल, तीसरा रिलीजियस और फोर्थ होगा सोशल इशू। Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1971 में लीगलाइज कर दिया। 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एमटीपी कराना लीगल है, कानूनी है, ठीक है, लेकिन साथ में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, वरना तो लोग इसका मिसयूज कर लेते। मिसयूज करना मतलब अगर फीमेल फीटस है तो करा देते फीटिसाइड, है ना, फीमेल फीटस तो फीटिसाइड करा देते। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि अगर ये कंडीशन है मदर के साथ तो ही वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती, वरना टर्मिनेट नहीं करा सकती। मान लो माँ की जान को बहुत खतरा है या बच्चे की जान को बहुत खतरा है, या बच्चा जो पैदा होगा वो मेंटली उतना स्टेबल नहीं है या फिजिकली उतना स्टेबल नहीं है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा अगर पैदा हो गया, तो उन केसेस में की जाएगी एमटीपी, अदरवाइज एमटीपी लीगल नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगल कब करा? 1971 में, लेकिन इसके मिसयूज को रोकने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, ठीक है। Such restrictions are all more important to check indiscrimination and illegal female feticides which are reported to be high in India। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फीमेल फेटिसाइड कराया जाता है ना, लड़कियों को पेट में मार देते, तो उसको रोकने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, जो लड़का लड़की में भेदभाव है, इसको रोकने के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई है इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या प्रोसीजर है, वो यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी
Amendment Act 2017 was enacted by the Government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. देखो हुआ क्या कि जो एमटीपी है, एमटीपी का लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे थे। हमने एमटीपी को लागू तो कब कर दिया था, 1971 में। लागू तो कब कर दिया था, 1971 में। लेकिन फिर लोगों ने कर दिया इसका मिसयूज शुरू। तो फिर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया, मतलब संशोधन किया, है ना, जो चेंज किया। अमेंडमेंट मतलब चेंज करना। तो इस लॉ के रिलेटेड हमने चेंज कब किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 2017 में हमने इसमें चेंज किया, जिसको हम बोलते हैं 2017 का अमेंडमेंट एक्ट। क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017। अब अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 2017 में क्या है कि यहाँ पे इलीगल अबॉर्शन को हमें रोकना था, जो अबॉर्शन इलीगल है उनको रोकना था, और साथ में मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रोकना था। मोर्टेलिटी तुम्हें पता है, मॉर्बिडिटी अभी मेरे को ध्यान नहीं है, मैं तो देता हूँ, ठीक है, याद दिला देना मेरे को। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब क्या है कि जो मदर्स की डेथ होती है ना, उसके चांसेस को कम करना, और साथ में जो इलीगल अबॉर्शन है उसको कम करना। इसके लिए हमने चेंज किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो चेंज कब किया, 2017। ठीक है, वैसे हमने एमटीपी को लीगलाइज कब किया था, 1971 में, लेकिन उसमें चेंज कब किया, 2017। ठीक है, क्यों किया, पहला इलीगल अबॉर्शन को रोकने के लिए, और दूसरा मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रोकने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसीडर्ड ग्राउंड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब डॉक्टर कहेंगे कि हाँ आप एमटीपी करा सकते हो, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। तो एमटीपी जो है वो कब कराई जा सकती है, विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कि अगर अभी 12 वीक ही हुए हैं फीमेल को प्रेग्नेंट हुए, 12 वीक मतलब कौन से ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कौन से ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है अभी फीमेल, तो वो एमटीपी करा सकती है। लेकिन उसको जो भी उसके मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे साइन चाहिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब जैसे तुम डॉक्टर बन गए तो पहली बात तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तुम अगर रजिस्टर्ड हो, तुमने साइन किए हैं, तो ही वो एमटीपी करा सकती है। कितने डॉक्टर्स के साइन चाहिए, एक। कब, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो कितने डॉक्टर्स के साइन चाहिए, एक। अगर but fewer than 24 weeks, 2 registered medical practitioners must be of the opinion formed in good faith that the required ground exists। कि पूरा उन्होंने चेक किया है 2 डॉक्टर्स ने। अगर प्रेगनेंसी है 24 वीक्स से पहले की, 24 वीक्स से पहले की, तो कितने लोगों के साइन चाहिए, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साइन चाहिए, तो ही करा सकते हैं एमटीपी। ठीक है, कितने वीक से पहले, 24 वीक्स। The grounds for such termination of pregnancies are the continuation of pregnancy would involve। अब कब करा सकते हैं एमटीपी, पहला तो involve a risk to the life of the pregnant women or of grave injury physical or mental health। कि या तो मदर की फिजिकल हेल्थ बहुत अफेक्ट होगी, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होगी, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। इन केसेस में करा सकते हैं एमटीपी। दूसरा, there is a substantial risk that of the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। मतलब वही बात है, या तो बच्चे को बहुत नुकसान है या मदर को बहुत नुकसान है, तो करा सकते हैं एमटीपी। इस पूरे पैराग्राफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हमने एमटीपी को लीगलाइज तो कब कर दिया था, 1971। ठीक है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, लेकिन उसके लिए हम एक अमेंडमेंट लेके आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये अमेंडमेंट एक्ट हम कब लेके आए, 2017 में। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने क्यों किया, पहला इलीगल अबॉर्शंस को रोकने के लिए, दूसरा मैटरनल मोर्टेलिटी को रोकने के लिए, और तीसरा मैटरनल मॉर्बिडिटी को रोकने के लिए, तीसरा मैटरनल मॉर्बिडिटी को रोकने के लिए। अगर फीमेल जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, तो जो फीमेल है उसको कितने डॉक्टर्स के साइन चाहिए, 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साइन चाहिए। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी 24 वीक्स से कम की है तो दो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के एडवाइस चाहिए, उनके साइन चाहिए, रिटन में चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तभी एमटीपी करा सकते हैं।
अब why MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes. अब मान लो किसी ने कॉन्डम यूज किया पर कॉन्डम जो है वो टीयर अप था, है ना, फटा हुआ था कॉन्डम, तो उस केस में फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है ना, या फिर किसी के साथ रेप हुआ है, या फिर अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई पर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, कैजुअल सेक्स था, कैजुअल इंटरकोर्स था, तो उस केस में करा सकते हैं फीमेल एमटीपी, है ना। क्यों चाहते हैं एमटीपी? इन्हीं सभी रीजंस की वजह से। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. अगर प्रेगनेंसी की वजह से मदर को कोई डेंजर है या फिर बच्चे को कोई डेंजर है तो उस केस में भी एमटीपी कराया जा सकता है। MTPs are considered relatively safe during the first trimester. Very important. MTP safe कब होगी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कब तक सेफ है एमटीपी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स तक सेफ है, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर। अगर कोई फीमेल सेकंड ट्राइमेस्टर तक प्रेग्नेंट हो गई है तो फिर अबॉर्शन बहुत रिस्की, ठीक है। One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. हमारी कंट्री में बहुत सारे जो अबॉर्शंस हैं वो किए जाते हैं बाय क्वैक्स। क्वैक्स क्या होते हैं? जिनको हम झोला छाप डॉक्टर नहीं बोलते हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई इनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो करते हैं अबॉर्शंस। तो ये सारे अबॉर्शंस इलीगल तो है ही, साथ में मदर के लिए भी फेटल हो सकते हैं, मतलब उसकी जान भी जा सकती है। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. दूसरा एक और डेंजर क्या है हमारी कंट्री में? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या निकाला जाता है बाहर? एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें हम दो चीजें एनालाइज करते हैं, एक तो फीटल सेल्स और दूसरा डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। दूसरा डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस ये एनालाइज करते हैं हम, और अगर फीमेल फीटस मिलती है तो उसका करा देते हैं फीटिसाइड। फ्रीक्वेंटली द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल तो करा देते हैं एमटीपी, ठीक है। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। ये सारी चीजें जो हमने देखी कि किसी क्वैक से आप करा रहे हो अबॉर्शन, या फिर अगर फीमेल फीटस मिला है तो फीटिसाइड करा रहे हो, ये सारी चीजें इलीगल है, ठीक है। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. ये सारे काम मदर के लिए तो डेंजरस हैं ही, साथ में fetus के लिए। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. ये जो कुछ भी चल रहा है ये कैसे रोका जा सकता है? हमें अवेयरनेस फैलानी होगी लोगों में, है ना, कि आप पहली बात तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मत करो, दूसरा हमें बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होंगी, है ना, और लोगों को जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके बारे में अवेयर कराना होगा, ठीक। इसके बाद में रेस कर लेना। इधर वाला दिख रहा है, साइड वाला थोड़ा मिनिमाइज कर दो इसमें। मेरा बैग भारी हो गया, रुकी हुई है मैम। ऑन